तो बच्चों कैसे हो तुम लोग। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि मैं आपको बताना भूल गई थी कि फोबिया में जैसे कि सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन में जो आपका कि आपको किसी चीज़ से डर लगता है तो आप उसको कैसे कम करेंगे। जैसे वॉल्पे ने दिया था, ये जो वर्ड आ रहा है आप लोगों का क्रमिक विसंवेदीकरण, ठीक है। यही है आपका सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन। तो मैंने आपको बताया था कि एक क्लास में मैंने बारी बारी से पूछा था कि आपको किस चीज़ से फोबिया है, मतलब किस चीज़ से आपको डर लगता है एवरी टाइम। तो एक लड़की ने मुझसे कहा था कि मैडम मुझे क्या बोलते हैं, सांप से बहुत डर लगता है। तो मतलब हर समय मुझे लगता है कि सांप मुझे काटने वाला है। क्या बोलते हैं, ये मतलब बेड पे मैं सो रही हूँ तो लगता है कि वो मेरे बगल में होगा। इस तरह से एक बच्ची जो थी वो इस तरह से मतलब डरती थी हमेशा, ठीक है। तो आप अगर मैं बताऊं, अगर मैं आपसे कहूं कि तुम इसको डिसेंसिटाइजेशन करके कैसे ठीक करोगे, ठीक है। देखो, वॉल्पे द्वारा दिया गया सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन मतलब ये होता है कि किसी चीज़ से अत्यधिक डर है या किसी चीज़ से तुम्हें अत्यधिक क्या है, उसको तुम्हारी आदत हो चुकी है, हैबिचुएटेड हो गए हो, तो उस चीज़ से तुम वो कैसे कम करोगे, ठीक है। तो मैंने उस बच्ची को बताया कि ठीक है, सांप से डर लगता है तो सभी को डर लगता है, ठीक है। इसमें कोई ऐसा धरती पे व्यक्ति नहीं होगा जिसको सांप से नहीं डर लगता होगा, लेकिन जो सांप के जो एक्सपर्ट हैं, मतलब उसे पता है कि मतलब वो कैसे सांप को हैंडल करता है, कैसे पकड़ता है, उसको जाकर जंगल में छोड़ता है, उन लोगों को डर नहीं लगेगा, क्योंकि वो आए दिन उस मतलब सांप से संपर्क में रहते हैं। तो उस बच्ची को मैंने ये कहा कि देखो, इस भारत में या पूरे विश्व में सिर्फ 4 प्रकार के ही जो साँप होते हैं ना, वही क्या होते हैं, खतरनाक होते हैं। समझ रहे हो? क्या होते हैं? वही खतरनाक होते हैं। जिसमें आपका मैं बता दूँ, एक होता है आपका पहला, मैं लिख देती हूँ। पहला है आपका कोबरा, ठीक है? और दूसरा आपका होगा करैत। आप लोग नाम सुने होंगे करैत का, गाँव में हम लोग अक्सर बोलते हैं कि करैत साँप था, ठीक है? और एक होता है आपका रसल वाइपर। क्या होता है? रसल वाइपर्स, ठीक है। एक ये सांप होता है, ठीक है। और दूसरा आपका होगा क्या, एक आपका हो गया ये कोबरा, रसल वाइपर, करैत। और दूसरा हम कह सकते हैं कि एक क्या बोलते हैं, एक सांप होगा आपका, मुझे याद नहीं आ रहा, मुझे हाँ, एक दूसरा सांप है जिसको कहा जाता है इंडियन सॉस स्केल्ड, सॉ इंडियन सॉ स्केल्ड, ठीक है। देखो, ये 4 प्रकार के ही सांप है जो तुम्हें कहीं न कहीं तुमको उससे डरना चाहिए, ठीक है? और बाकी जितने भी सांप होते हैं ना, वो नॉन पॉइज़नस होते हैं। मतलब वो तुम्हें काट नहीं सकते हैं, समझ रहे हो ना? मतलब वो तुमसे डरेगा वो। तो तुमको अब पता लगाना है कि ये 4 तरह के सांप से तुमको संपर्क में नहीं आना है। इसका मतलब अब हमारे भारत में क्या है, तुम गाँव में चले जाओ, तुम्हें कोबरा नहीं मिलेगा भाई। कोबरा एक घने जंगल में मिलता है, ठीक है? आपका जो घने जंगल मतलब अब आप तुम लोग ज्योग्राफी भी पढ़ते हो। अब ज्योग्राफी में ये पढ़ो कि भारत के किस हिस्से में घने जंगल पाए जाते हैं। वहाँ तुम्हें डर लगना चाहिए कोबरा से, है ना? अब तुम कहीं न कहीं तुम्हारा क्या बोलते हैं, शहरी क्षेत्र में तुम हो, कहाँ से आएगा साँप वहाँ पे, है ना? रसल वाइपर भी जो होता है, ये आपका भी एक बहुत पॉइज़नस है जो आपको नहीं पाया जाएगा आपके क्षेत्र में। हाँ, करैत होगा, करैत बिल्कुल होगा। करैत हमको लगता है कि बिहार के हर कोने में ज़रूर करैत होता है, ठीक है? लेकिन वो भी है कि हर समय नहीं दिखेगा, ठीक है? हर समय वो नहीं आएगा, लेकिन अगर जिस दिन तेरा लक खराब है,
चलो वो अलग बात है। इंडियन सॉ सिल्क नाम से ही इंडियन है, इसे भी डरने की ज़रूरत है, ठीक है? तो इस तरह से तुम्हारे 4 जो साँप है, अगर हम किसी से कहेंगे कि देखो बच्चे तेरे शहर में, तेरे गाँव में, आपके गाँव में इस तरह का साँप नहीं पाया जाता है, तो कहीं न कहीं उसको क्या लगेगा, थोड़ी-सी उसको डर कम होगी, है ना? वो हर साँप को ही इससे डर रही थी। लेकिन हमने क्या किया, साँप को हमने एक बता दिया कि 4 तरह के साँप हैं, आपको डरना है तो उससे डरो, बाकी कोई भी साँप ऐसा है जो नहीं काटेगा, और तुम्हारे गाँव में वो सब साँप मिलेगा भी नहीं। तो कहीं न कहीं वो बच्ची उसको लगा कि हाँ, ये संभव है, ठीक है ना? और किसी को कुत्ते से डर लगता है, ठीक है? तो कुत्ते से अगर डर लगे तो उसको क्या करेंगे? उसको लगता है, जनरलाइज़ कर लिए कि किसी को कुत्ता काट लिया, तो उसको लगता है कि सारे कुत्ता जो होते हैं काटने वाले होते हैं। अब हम उसको फ़ोटो दिखाएँगे एक लड़की का कि कुत्ता को गोद में लेकर वो सोई हुई है, ठीक है? वो कुत्ता को मतलब उसको पुचकार रही है प्यार से। तो ऐसे फ़ोटो अगर हम दिखाते हैं किसी को, तो कहीं न कहीं एक अच्छी परसेप्शन बनती है किसके प्रति? जिससे तुम डर लग रहा है उसके प्रति। यही होती है तुम्हारी क्या, सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन। मुझे नहीं लगता कि अब आप लोगों को दिक्कत होगी ये सब चीज़ को समझने में, ठीक है? अब एक और नाम यहाँ पे आया है, प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकल इन्हिबिटेशन, अन्योन्य प्रावरोध का सिद्धांत। देखिए, इस सिद्धांत का अनुसार दो परस्पर विरोधी शक्तियां एक ही समय में उपस्थित कमजोर शक्ति को अवरुद्ध करती है। अवरुद्ध मतलब होता है बेटा किसी चीज को इनहिबिट करना, मतलब रोकना। अतः पहले विश्रांति की अनुक्रिया विकसित होती है, तत्पश्चात धीरे धीरे दुश्चिंता उत्पन्न करने वाले दृश्य की कल्पना की जाती है, ठीक है? और विश्रांति से दुश्चिंता पर विजय प्राप्त की जाती है। सेवार्थी अपनी विश्राम अवस्था के कारण प्रगामी तीव्रतर दुश्चिंता को सहन करने का योग्य हो जाता है, ठीक है? अब आते हैं मॉडलिंग की प्रक्रिया। मॉडलिंग को हिंदी में कहते हैं प्रतिरूपण की प्रक्रिया में सेवार्थी एक विशेष प्रकार से व्यवहार करना सीखता है, ठीक है? इसमें वह कोई भूमिका प्रतिरूप या चिकित्सक जो प्रारंभ में भूमिका प्रतिरूप की तरह कार्य करता है के व्यवहार के प्रेक्षण करके उस व्यवहार करना सीखता है। प्रतिस्थानिक अधिगम दूसरों का प्रेक्षण करना करते हुए सीखना का उपयोग किया जाता है, और व्यवहार में आए हुए छोटे छोटे परिवर्तनों को भी पुरस्कृत करने की प्रक्रिया से सेवार्थी धीरे धीरे मॉडल के व्यवहारों को अर्जित कर। देखो, मॉडलिंग का सबसे अच्छा समझने का क्या तरीका है मैं बताती हूँ। मॉडलिंग मतलब ये होता है कि आप किसी कैरेक्टर को, किसी इंसान को, किसी व्यक्ति को आप अपना आदर्श मानने लगते हैं। उनका आदर्श इसलिए मानते हैं, ठीक है, क्योंकि वो आपको अच्छा लगता है, और इसको हमेशा ये तुम जानने की कोशिश करोगे कि जिसका तुम मॉडलिंग मान रहे हो वो क्या क्या करता है, ठीक है ना? तो जो जो चीज़ वो व्यक्ति जो करते हैं जिसको तुमने मॉडलिंग माना है, वही चीज़ तुम भी करने की कोशिश करोगे। जैसे कि सपोज़ कि मैं शाहरुख खान की फ़ैन हूँ या तुम शाहरुख खान के फ़ैन हो, तो अगर तुम उसकी भूमिका मॉडलिंग तुम उसको मानते हो रोल मॉडल, तो तुम उससे क्या सीखोगे? बताओ क्या सीखोगे? तुमने ये सीखोगे कि वो एक सीरियल में काम करते थे, ठीक है ना, शाहरुख खान। और सीरियल में काम करने के बाद उन्हें बड़े पर्दा पर, मतलब फ़िल्म इंडस्ट्री में उनको धीरे-धीरे वो क्या हो गए? वो किंग ऑफ बॉलीवुड हो गए हैं, मतलब बॉलीवुड के बादशाह हो गए हैं, राजा हो गए। तो क्यों हुए? क्योंकि वो धीरे बहुत मेहनत किए, ये किए, वो किए, ठीक है? इस तरह से। तो तुम भी क्या कहोगे अपने आप को कि जब वो इतना गरीबी से वो उतना आगे जा सकता है, तो मैं भी तो गरीब हूँ, अगर मान लो, तो मैं भी तो आईएएस बन सकता हूँ। जब वो इतने बड़े स्टार बन सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं आईएएस बनूँ? वो अपना फ़िल्मी दुनिया में उन्होंने अपना किस्मत आज़माया, लेकिन मैं अपना मेहनत से आईएएस बनूँगा। तो यही होता है मॉडलिंग, समझ रहे हो ना? कि किसी व्यक्ति को तुम रोल मॉडल मान रहे हो और उसी के पद पर तुम चल रहे हो। जो यही कहना चाह रहे थे, रोल मॉडलिंग के सिद्धांत किसने दिया था? बैंडोरा ने दिया था, ठीक है? तो इस तरह से आपके क्या-क्या हो गए? आपके व्यवहार चिकित्सा
जो आपका बिहेवियर थेरेपी की तकनीकों की बड़ी विविधता है। परिशुद्ध व्यवहार विश्लेषण करना, उचित तकनीकों से उपचार का पैकेज बनाना चिकित्सा का कौशल माना जाता है। तो यहाँ पर आपके क्या हो गए, व्यवहार चिकित्सा खत्म हो गए। तो हमारे व्यवहार चिकित्सा कहाँ से शुरू हुआ था, हमारा व्यवहार चिकित्सा उपचार की विधियाँ दोषपूर्ण, ठीक है, यहाँ से शुरू हुआ था हमारा व्यवहार चिकित्सा। ठीक है, तो हमने व्यवहार चिकित्सा के बारे में पढ़ा। हमने व्यवहार चिकित्सा के बारे में क्या पढ़ा था कि एक कष्ट दोषपूर्ण व्यवहार प्रतिरूपों या विचारों के कारण उत्पन्न होते हैं। अतीत केवल उसके दोषपूर्ण व्यवहार तथा विचार प्रतिरूपों की उत्पत्ति को समझने के संदर्भ में किया जाता है। ठीक है ना, इसमें हमने बहुत से सिद्धांत पढ़े, जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने पूर्ववर्ती परिणामी संक्रिया मैंने बताया था उस समय, आप थोड़ा सा ध्यान देखना। उसके बाद से हमने क्या पढ़ा, व्यवहार तकनीक। ठीक है, ये वाला व्यवहार को परिवर्तित करने की जो विधियां होती हैं तकनीक, उसमें फिर हमने पढ़ा आपको क्या, नेगेटिव रेनफोर्समेंट मतलब निषेधात्मक प्रबलन। फिर अवर्सिव कंडीशनिंग, ये आपकी थेरेपी का नाम है, मतलब बीमार पड़ रहे हो तो डोलो खा रहे हो कि पैरासीटामोल खा रहे हो, उसी तरह से ये सब भी चीज़ें हैं, इसकी विधियां हैं। समझ रहे हैं बच्चों, विधियां, ये सब तुम्हारी विधियां हैं। पहला इसका नाम आ जाएगा नेगेटिव रेनफोर्समेंट, फिर आपका अवर्सिव कंडीशनिंग, फिर आपका आ जाएगा पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, फिर आएगा आपका क्या, टोकन अर्थव्यवस्था। फिर आपका इसके से बाद जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे, क्या था नाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट, सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन। फिर आपका आया क्या, प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकल इनहिबिटेशन। फिर आपका आया क्या, मॉडलिंग का सिद्धांत। किसका सिद्धांत, हमारे मॉडलिंग या प्रतिरूपण का सिद्धांत। तो देखो एग्जाम में कैसे पूछेगा कि इनमें से कौन से व्यवहार चिकित्सा के तकनीक हैं, और उसमें अगर आपका नाम दे देता है, मान लीजिए साइकोडायनेमिक दे दिया, फिर आपको दे दिया ये प्रावरोध का सिद्धांत, ठीक है, और फिर आपको दे दिया ये मॉडलिंग का सिद्धांत, फिर आपको दे दिया अवर्सिव का सिद्धांत, ठीक है, फिर आपको मान लीजिए दे दिया क्या बोलते हैं, फिर आगे आपका ये बिहेवियर मॉडिफिकेशन। अगर ये 4 दे दिया और 5वां में अगर दे दिया इनमें से सभी, तो क्या करेंगे, जाहिर सी बात है इनमें से सभी कर देंगे। तो इस तरह से बच्चे एग्जाम की तैयारी की जाती है। अब चलेंगे हम लोग संज्ञानात्मक चिकित्सा में, कॉग्निटिव थेरेपी। क्या बोलेंगे इसको, कॉग्निटिव थेरेपी। ठीक है, अब हम लोग आ गए किस में, कॉग्निटिव थेरेपी में। ठीक है, अब देखिए संज्ञानात्मक चिकित्साओं में मनोवैज्ञानिक कष्ट का कारण अविवेकी विचारों विश्वासों में स्थापित किया जाता है। अविवेकी विचार मतलब इलॉजिकल चीज़। अगर तुम बिहार में बैठकर ये तुमको दिन रात ये चिंता सता रही है कि सुनामी आने वाला है, तुम्हारे गांव में सुनामी कैसे आएगा, तुम मुझे बताओ। ये कहीं ना कहीं तुम्हारी इलॉजिकल थॉट है। सुनामी अगर आता भी है, चलो हम मानते हैं, अगर सुनामी आता है तो कहाँ आएगा, समुद्र में आएगा। समुद्र में सुनामी आएगी तो जाहिर सी बात है कुछ पानी जो हमारी नदियों की जो पानी है उसकी भी क्या बोलते हैं, उसकी भी वृद्धि होगी, पानी की भी वृद्धि होगी। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम्हारा पूरा छत के लेवल से एकदम बड़ा सा वो क्या बोलते हैं वो आ रहा है, समुद्र का वेग आ रहा है, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो ये तुम्हारी क्या हो गई, ये तुम्हारी अविवेकी थिंकिंग हो गई, जो तुमको लाना ही नहीं है। ये तुम ला रहे हो, इसका मतलब तुम कहीं ना कहीं कुकष्ट में हो, तुम्हारी मेंटल डिसऑर्डर पनप रही है तुम्हारे अंदर। ठीक है, अब देखेंगे एल्बर्ट एलिस, नाम याद रखेंगे अगर कोई सवाल रहा है इस तरह से कि किन्होंने संज्ञानात्मक चिकित्सा की थेरेपी दी है, सॉरी किसने संज्ञानात्मक चिकित्सा का उत्पादन किया है या उसको प्रतिपादन किया है, तो आप क्या लिखोगे, एल्बर्ट एलिस। ठीक है, निसंवेग तर्क का चिकित्सा मतलब रैशनल इमोटिव थेरेपी को प्रतिपादित किया। इस चिकित्सा का केंद्रीय धारण है कि अविवेकी विश्वास पूर्ववर्ती घटनाओं मतलब पहले की घटना और उनके परिणाम के बीच मध्यस्थता करते हैं। मतलब पहले जो घटना तुम्हारे साथ घटा और अभी जो तुम परिणाम में भोग रहे हो, इसी की मध्यस्थता करता है कौन, रेशनल इमोटिव थेरेपी। ठीक है, संवेग तर्क में पहला चरण है पूर्ववर्ती विश्वास परिणाम।
ठीक है। फिर विश्लेषण, पूर्ववर्ती घटनाओं जिनसे मनोवैज्ञानिक कष्ट उत्पन्न हुआ है, पहले जो ऐसा कुछ हुआ है बच्चा जिससे तुम्हारा मनोवैज्ञानिक कष्ट उत्पन्न हो रही है, को लिख लिया जाता है। चलो ठीक है, तुमने जितना भी कहानी कहा हमने एक डायरी में लिखा। सेवार्थी के साक्षात्कार द्वारा उन अविवेकी विश्वासों का पता लगाया जाता है जो उसकी वर्तमान कालिक वास्तविकता को विकृत कर रहे हैं। आ, हो सकता है इन अविवेकी विश्वासों को पुष्ट करने वाले आनुभाविक प्रमाण पर्यावरण में नहीं भी हो। मतलब सामने तुम्हारा कोई स्टिमुलस है भी नहीं, फिर भी तुम कहीं ना कहीं अविवेकी थिंकिंग कर रहे हो। समझ रहे हो ना, वक्त के हिसाब से, समय के हिसाब से वो सही नहीं है दूसरों के लिए, पर तुम उसको रिपीट कर रहे हो, तुम उसको सही मान रहे हो। अनुभाविक प्रमाण पर्यावरण में नहीं भी हो, इन विश्वासों को अनिवार्य या चाहिए विचार कह सकते हैं। तात्पर्य यह है कि कोई भी बात एक विशिष्ट तरह से होनी चाहिए या अनिवार्य है। अविवेकी विश्वासों के उदाहरण है जैसे एक किसी को हर एक का प्यार हर समय मिलना चाहिए। ठीक है। मनुष्य की तंग हाली बाह्य घटनाओं के कारण होती है। ये क्या कह रहा है तुम्हारा, कि तात्पर्य यह है कि कोई भी बात एक विशिष्ट तरह से होनी चाहिए या अनिवार्य है। अविवेकी विश्वासों के उदाहरण सुनो क्या क्या है, कि किसी को हर एक का प्यार हर समय मिलना चाहिए। चलो, मनुष्य की तंग हाली मतलब जो तुम तंग हाली मतलब आप कहीं ना कहीं पैसे की क्राइसिस से गुजर रहे हो, आपकी आर्थिक तंगी बाह्य घटनाओं के कारण होती है जिस पर किसी का नियंत्रण नहीं होता। अविवेकी विश्वासों के कारण पूर्ववर्ती घटना का विकृत प्रत्याख्यान नकारात्मक संवेग और व्यवहारों के परिणाम का कारण बनता है। अविवेकी विश्वासों का मूल्यांकन प्रश्नावली मतलब ये होता है बच्चे क्वेश्चन जो हम बनाते हैं ना, और साक्षात्कार मतलब होता है इंटरव्यू द्वारा किया जाता है। संवेग तर्क चिकित्सा की प्रक्रिया में चिकित्सक अनिर्देशात्मक प्रश्न की प्रक्रिया से अविवेकी विश्वासों का खंडन करता है। प्रश्न करने का स्वरूप सौम्य होता है, निर्देशात्मक या जांच पड़ताल वाला नहीं। ये प्रश्न सेवार्थी को अपने जीवन और समस्याओं से संबंधित पूर्व धारणाओं के बारे में गहराई से सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। धीरे धीरे सेवार्थी अपने जीवन दर्शन में परिवर्तन लाकर अविवेकी विश्वासों को परिवर्तित करने में समर्थ हो जाते हैं। ठीक है। तर्कमूलक विश्वास तंत्र अविवेकी विश्वास तंत्र को प्रतिस्थापित करता है और मनोवैज्ञानिक कष्टों में कमी आता है। ठीक है। देखिए, अब दूसरी मनोवैज्ञानिक चिकित्सा किसने दिया है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो था क्या, आरन बेक ने दुश्चिंता या अवसाद द्वारा अभिलक्षित मनोवैज्ञानिक कष्ट संबंधी उनके सिद्धांत के अनुसार परिवार और समाज द्वारा दिए गए बाल्या अवस्था के अनुभव मूल अनिवती योजना या मूल स्कीमा या तंत्र के रूप में विकसित हो जाते हैं, जिनमें व्यक्ति के विश्वास और क्रिया के प्रतिरूप सम्मिलित होते हैं। इस प्रकार एक सेवार्थी जो बाल्यावस्था में अपने माता पिता द्वारा उपेक्षित था, एक ऐसा मूल स्कीमा विकसित कर लेता है कि मैं वांछित नहीं हूँ। समझ रहे हैं ना, मैं वांछित नहीं हूँ मतलब मैं वांटेड नहीं हूँ, मतलब मैं किसी के लिए जरूरी नहीं हूँ। ये कौन कह रहे हैं, ये कह रहे हैं एरन बेक, जो एक संज्ञानात्मक चिकित्सा का एक कुछ एग्जाम्पल दिया था उन्होंने, जिनका नाम था कोर स्कीमा। उसमें उन्होंने ये कहा कि बच्चे जो बचपना अवस्था में जो उनके साथ किसी भी तरह का कोई भेदभाव या वो अपने माँ बाप के प्यार से वंचित हो जाते हैं, तो वो आगे चलकर अपने आप को उपेक्षित महसूस करते हैं। वो हमेशा बोलते हैं कि मैं किसी के लिए ज़रूरी था ही नहीं, इसीलिए कोई मुझे प्यार किया ही नहीं। समझ रहे हो ना, उसके अंदर कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी की भावना भी आने लगती है, जो एरन बेक ने कहना चाह रहे हैं। ठीक है।
जीवन काल के दौरान कोई निर्णायक घटना उसके जीवन में घटित होती है। विद्यालय में सबके सामने अध्यापक के द्वारा उसकी हंसी उड़ाई जाती है। यह निर्णायक घटना उसके मूल स्कीमा से वांछित नहीं है, को क्रियाशील कर देती है, जो नकारात्मक स्वचालित विचारों को विकसित करती है। बच्चा तो पहले से परेशान है कि मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ किसी के लिए, और अगर स्कूल में भी अध्यापक उसका हंसी उड़ाए, उसका मजाक बनाए, तो उसकी जो नकारात्मक सोच है वो तो और दृढ़ हो जाएगी। उसे लगेगा मुझे इज्जत तो कोई दिया ही नहीं, बचपन में से उपेक्षित हूँ, मुझे टीचर भी उपेक्षित कर रहे हैं, मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो भी मुझ पे हंस रहे हैं। तो उसके अंदर क्या हो रही है कि उसके अंदर नकारात्मक विश्वास, नकारात्मक वो जो सोच है ना वो ज़्यादा बढ़ रहा है अपने समाज के, पर्यावरण के द्वारा। ठीक है। अब देखिए, अविवेकी नकारात्मक विचार सतत अविवेकी विचार होते हैं। अब देखेंगे कैसे। कोई मुझसे प्यार नहीं करता, मैं कुरूप हूँ, मतलब कुरूप मतलब अगली, मतलब मैं दिखने में अच्छा नहीं हूँ, मैं मूर्ख हूँ, मैं सफल नहीं हो सकता। इन नकारात्मक स्वचालित विचारों में संज्ञानात्मक विकृतियां भी होती हैं। संज्ञानात्मक विकृतियां चिंतन के ऐसे तरीके हैं जो सामान्य प्रकृति के होते हैं, किंतु वे वास्तविकता को नकारात्मक तरीके से विकृत करते हैं। विचारों के इन प्रतिरूपों प्रक्रियाओं को क्या कहते हैं? अपक्रियात्मक संज्ञानात्मक संरचना, मतलब डिसफंक्शनल कॉग्निटिव स्ट्रक्चर कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या कहते हैं? डिसफंक्शनल कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। सामाजिक यथार्थ के बारे में ये संज्ञानात्मक त्रुटियां उत्पन्न करती हैं। इन विचारों का बार बार उत्पन्न होना दुश्चिंता और अवसाद की भावनाओं को विकसित कर देता है। अगर यही चीज़ बच्चे तेरे अंदर बार बार आ रही है ना बच्चों, कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो दिखने में भी अच्छा नहीं हूँ, मैं तो कुछ भी बोलता हूँ मैडम जी हंस देती हैं, मैं तो ये भी करूँगा वो भी गलत हो जाएगी, मैं खेलकूद में भी जाऊँगा मैं फेल हो जाऊँगा, मैं कुछ भी करूँगा मैं सफल होता ही नहीं हूँ, मैं सफल तो होगा भी नहीं। अगर ये बच्चे बार बार तुम्हारे अंदर आ रहे हैं ना, तो तुम्हारे अंदर दुश्चिंता और अवसाद की भावना विकसित हो जाएगी। इसीलिए कहा जाता है कि सोच को हमेशा सकारात्मक रखनी चाहिए। कभी भी कोई बात दिल पे लेके नहीं चलो, ठीक है ना। कोई इतना बुरा तेरे आसपास नहीं है कि तुम्हारा बुरा सोचेगा। चलो हमने हंस दिया, चलो हमारे जो स्टूडेंट है वो भी हंस दिए, पर क्या बात हो जाएगी, अगली बार तुम उस पे हंस देना। यही बात है ना, अगली बार तुम उसमें हंस देना, बस बात खत्म, तो दोनों का मामला खत्म, तुमने बदला ले लिया इस तरह से। तो ऐसे ही करेंगे, कोई भी चीज़ को दिल पे लेकर अपना नकारात्मक सोच को बढ़ावा मत देना कभी भी। अत्यधिक नकारात्मक सोच ही व्यक्ति में दुश्चिंता और अवसाद उत्पन्न करती है। समझ रहे हैं ना? साइकोलॉजी कितनी अच्छी सब्जेक्ट है, समझ रहे हो? क्योंकि तुम्हें अपने आप को जानने का मौका देता है, जो हर सब्जेक्ट में नहीं है, याद रखना। चिकित्सक जो प्रश्न करता है वे सौम्य होते हैं। सेवार्थी के विश्वासों और विचारों के प्रति बिना धमकी वाले किंतु खंडन करने वाले होते हैं। ठीक है। इन प्रश्नों के उदाहरण कुछ कुछ ऐसे कुछ ऐसे हैं, हो सकते हैं। क्यों हर तुम्हें कोई प्यार करे? देखो, मैंने क्या कहा तुमसे, अगर इस तरह का बच्चा अगर कोई आया कि बोलेगा कि मुझे कोई नहीं प्यार करता, तो तुम क्या कहोगे? क्यों हर तुम्हें प्यार करे? तुम्हारे लिए सफल होना क्या अर्थ रखता है? तुम बोलते हो कि मैं असफल हो जाता हूँ, तो मैं तुमसे कहूँगी तुम्हारे लिए सफल होना क्या अर्थ रखता है? इत्यादि ये प्रश्न सेवार्थी को अपने नकारात्मक स्वचालित विचारों की विपरीत दिशा में सोचने को बाध्य कर देता है। मैं क्यों किसी से उम्मीद करूं कि कोई मुझसे प्यार करेगा? मैं क्यों उम्मीद करूं कि मुझे तुम इज्जत दोगे? मतलब तुम ही इज्जत दोगे तभी हम इज्जत वाले होंगे क्या? तुम मुझसे प्यार करोगे तो ही मेरी जीवन सफल होगी क्या? मैं खुद अपने आप से प्यार करता हूँ, मैं खुद अपने आप से प्यार करती हूँ, मुझसे अच्छा कौन हो सकता है? हाँ, मुझे खाना बनाने आता है, मुझे ड्राइविंग आता है ना? मुझे पढ़ने आता है, पढ़ाने आता है। मैं 10 लोगों के सामने अच्छे से बैठकर बात कर सकती हूँ। मैं इंडिया के किसी भी कोने में चली जाऊँ, मैं किसी के सामने मूर्ख नहीं बन सकती। कोई मुझे मूर्ख नहीं बना सकता। हिंदी हो हिंदी बोल सकती हूँ, इंग्लिश हो इंग्लिश बोल सकती हूँ। तो अगर ऐसा तुम अगर अपने आप को ही
आगे बढ़ाने की कोशिश करोगे ना, अपने आप में ही सकारात्मक ऊर्जा लाते हो ना, वही तुम्हारी सोच आगे बढ़ती है। सोच ही बढ़ाना है आगे, बाकी कुछ नहीं है धरती पे, याद रखना, ठीक है? चलो, इत्यादि ये प्रश्न के सेवार्थी को अपने नकारात्मक स्वचालित विचारों की विपरीत दिशा सोचने को बाध्य करते हैं, जिससे वे अपने अपक्रियात्मक स्कीमा के बारे में अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं तथा अपनी संज्ञानात्मक संरचना को परिवर्तित करने में समर्थ होते हैं। समझ रहे हो ना? अगर मेरे सामने कोई इस तरह से आया और मैंने ये उल्टा जवाब दे दिया, तो उसका जो स्कीमा जो पहले बना है वो चेंज हो जाएगा, है ना? वो संज्ञानात्मक संरचना जो पहले से वो बना के रखा है, ज़ाहिर-सी बात है, थोड़ा-सा चेंज होगा ना। इन चिकित्सा का लक्ष्य संज्ञानात्मक पुनः संरचना प्राप्त करना है, जो दुश्चिंता तथा अवसाद को क्या करेगी? घटाएगी। समझ रहे हैं? अब देखेंगे, व्यवहार चिकित्सा के सदृश संज्ञानात्मक चिकित्सा भी सेवार्थी को किसी विशिष्ट समस्या का समाधान करने पर केंद्रित करती है। मनोगतिक चिकित्सा के विपरीत संज्ञानात्मक चिकित्सा अधिक मुक्त, अर्थात चिकित्सा इसमें सेवार्थी के साथ अपनी विधि के बारे में विचार विमर्श करते हैं। यह चिकित्सा अल्पकालिक होती है, सिर्फ 10 और 20 सत्रों में, मतलब 10 या 20 सेशन में समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो चलो इतना तक रहने देते हैं। संज्ञानात्मक विचार व्यवहार चिकित्सा मतलब कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग कल करेंगे। ठीक है, तब तक जितना मैं पढ़ाऊँ, कम से कम मेरी बात सुन लेना बच्चों। किताब तो तुम्हारे पास होगा ही, जितना मैं पढ़ा रही हूँ खाली सुन लो, और बाकी तुम अपने नोट्स बनाओ। और रही बात पेपर, अगर ये चैप्टर 5 है तो इसका क्वेश्चन आंसर तो मैं ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो मैं दे ही दूंगी। तो तुम लोग क्या करो ना, अपनी लघु उत्तरीय क्वेश्चन बनाने की कोशिश करो, जो पूरा किताब में तुम्हारा लिखा हुआ है। ठीक है ना? चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में। With Vivago AI, anyone can create cinematic video.